हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसा लुनायच, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू से। आज हमारे इस वीडियो में मैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार के पठारी भागों के बारे में या उपभागों के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियां जो हैं वो मुख्य रूप से इस मैप से मैंने समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सबसे पहले हम देखें पश्चिम की ओर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो पर्वत श्रेणी है वो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। सेकंड नंबर हम देखें, ये पूरा जो भाग है वो है विंध्यन पर्वत श्रेणी का। उसके जस्ट नीचे आप थर्ड नंबर जो ये मार्क किया हुआ है, यहाँ पे सतपुड़ा है। उसके बाद उसके पूर्व में महादेव की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद महादेव के बाद और हम पूर्व में चले तो मैकाल पर्वत श्रृंखला है। ये मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हें हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट, जिसने पूरे इस त्रिकोणीय डेक्कन लावा को घेर रखा है, और पूरब की ओर है पूर्वी घाट। हमारे इस वीडियो में हम इन सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे। ये एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। विंध्याचल श्रेणी का विस्तार वैसे देखा जाए तो बहुत अव्यवस्थित रूप में है। यह नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर गुजरात से आरंभ होकर इसके समानांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अंत में यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक अपना विस्तार प्राप्त करती है। विंध्याचल पर्वतमाला में विंध्याचल, भारनेर, कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। इस पर्वत श्रेणी में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, विशेष रूप से लाल व बलवा पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और ब्राउन सैंडस्टोन की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चट्टानें हैं, वो इस पर्वत श्रेणी में हमें देखने को मिलती है। मूलतः मैक्सिमम जो इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पार्ट है वो सैंडस्टोन रॉक से बना हुआ है। इसकी उत्तरी और दक्षिणी भारत को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग करती है। यानी ये जो पर्वत श्रेणी है यह उत्तरी व दक्षिणी भारत को एक दूसरे से अलग करती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर के लगभग है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है वो है सतपुड़ा। देखिए, सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव और मैकाल पहाड़ियां भी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती हैं। मतलब पार्ट हैं, सतपुड़ा के पार्ट हैं महादेव और मैकाल पर्वत। इस सतपुड़ा माउंटेन्स का जो भौगोलिक विस्तार है उससे जानना चाहें तो यह 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है और इस संपूर्ण पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर के लगभग है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ और इस धूपगढ़ चोटी की जो औसत ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। यह पर्वत चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है।
सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी, जिसकी औसत ऊंचाई 1066 मीटर है, वहां से ही नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो पर्वत चोटी है वो किस श्रृंखला का भाग है, सतपुड़ा पहाड़ियों का ही पार्ट माना जाता है। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें देखने को हमें मिलती हैं, यानी इस पर्वत श्रृंखला में संगमरमर की चट्टानें भी हमें देखने को मिलती हैं। अगला जो पार्ट है अपना वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है और इसका जो विस्तार है वो अहमदाबाद के समीप राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक यह विस्तृत है। रायसीना की पहाड़ियाँ जो दिल्ली में पाई जाती हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट मानी जाती हैं। अरावली की जो कुल लंबाई है वो लगभग 886 किलोमीटर के आसपास है और माउंट आबू का जो गुरु शिखर पर्वत है वो यहाँ का सबसे ऊंचा भाग है। और वैसे अरावली पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो हमें 300 से 900 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। साथ ही साथ अरावली एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। इसके पश्चिम की ओर माही तथा लूनी नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और पूरब की ओर मुख्य रूप से बनास नदी निकलती है जो चंबल की एक सहायक नदी है। और इसके अलावा ये सभी नदियां अस्थायी हैं, जब मौसमी नदियां हैं जो हमारे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। तो ये जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। जहाँ माही व लूनी नदियां हैं वो अरब सागर में अपने जल को डालती हैं, वहीं पूर्व में जो बनास नदी है और अन्य चंबल की सहायक नदियां हैं वो सारा अपना गंगा नदी के अंदर अपने जल को डालती हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी नदियों के बीच हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक जल विभाजक का कार्य भी करती है। आगे हम देखें तो हम पाएंगे अगली जो पर्वत श्रेणियां हैं वह है पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये जो दक्कन का हमारा लावा पठार था, जिसमें कि हमने महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार व उसके उप पठारी भाग पढ़े थे, उसकी पश्चिमी सीमा से पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है ये और पश्चिमी तट के समानांतर यह चलती है। पश्चिमी घाट उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। लगभग 1600 किलोमीटर तक की लंबाई है इसकी। अगर हम भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को देखें तो हम इसे भौगोलिक संरचना में विभिन्नताओं के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांट सकते हैं। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब उत्तरी सह्याद्री की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, उत्तरी सह्याद्री जो पर्वत श्रेणी है वो ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक विस्तृत है और लगभग इसकी जो लंबाई है यहाँ पे
ताप्ती से लेकर मालप्रभा नदी तक वो 650 किलोमीटर तक की लंबाई है। उत्तरी सह्याद्री की जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 550 मीटर और इसी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से गोदावरी, भीमा, कृष्णा व उरा नदियों का उद्गम होता है। इसकी प्रमुख चोटियों में हम देखें तो कलसुभाई, सालहेर और महाबलेश्वर मुख्य हैं। उत्तरी सह्याद्री के दो प्रमुख दर्रे भी हैं, थाल घाट व भोर घाट। ये दोनों दर्रे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि ये जो कोस्टल एरियाज हैं उससे इंटीरियर पार्ट्स को जोड़ते हैं। यानी मुंबई से कोलकाता का जो मार्ग निकलता है वो भोरघाट दर्रे से ही निकलता है, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूस रेंज है, बस बीच में कुछ ये दर्रे ही हैं जो आवागमन के साधनों, रोडवेज और इन सब को डेवलप करने के काम आ रहे हैं। अगला हम लेते हैं मध्य सह्याद्री। देखिए, मध्य सह्याद्री जो है वो मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यानी मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ से है? मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से पालघाट दर्रे के बीच। सह्याद्री का ये जो भाग है ये भी काफ़ी उबड़ खाबड़ धरातल वाला क्षेत्र है और वनों से आच्छादित भाग है। इस मध्य सह्याद्री की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1220 मीटर है और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो है कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। मध्य सह्याद्री की चट्टानें ग्रेनाइट और नीस प्रकार की हैं। इसके पूरब की ओर तुंगभद्रा व कावेरी नदियां प्रवाहित होती हैं। फिर आता है दक्षिणी सह्याद्री। देखिए, दक्षिणी सह्याद्री जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है और इसकी जो लंबाई है लगभग 290 किलोमीटर है। इस भाग में नीलगिरी पहाड़ी के साथ साथ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और अन्नाईमुडी जो है वो इस दक्षिणी सह्याद्री वाले भाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां हैं। अब आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का देखिए जो विस्तार है वो है लगभग 1300 किलोमीटर है, यानी 1300 किलोमीटर ये लंबा है और महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 615 मीटर है और इसके अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को नीलगिति, पलकोंदा, अन्नामलाई, जावदा और शिवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी अन्नामलाई, जावदा, पलकोंदा, नीलगिति ये सब पहाड़ियाँ इस पूर्वी घाट के पार्ट हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो डेल्टा हैं वो भी इसी पूर्वी घाट के से होकर बहते हैं। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थल है। इसकी हाइट लगभग 1680 मीटर है और विशाखापट्टनम के बाद महेंद्रगिरी यहाँ की यानी पूर्वी घाट की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 1501 मीटर इसकी हाइट है। इस पूर्वी घाट का जो निर्माण है वो चारकोनाइट और कोंडालाइट चट्टानों से हुआ है।
इस क्षेत्र में जो पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है उसमें चंदन के वन अधिक आपको देखने को मिलती हैं। कावेरी नदी द्वारा निर्मित होजेकल जलप्रपात भी पूर्वी घाट में स्थित है। तो ये तो हुई विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों की। देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो एक उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। पहला तो ये है कि यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों से जो है पाई जाती हैं, और इस पूरे एरिया की जो सॉइल है वो काली मिट्टी है, जिसमें हम कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कपास है, गन्ना है। इसके लिए ये बेसाल्ट प्रकार की जो मिट्टी के है, जो काली मिट्टी, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। प्रायद्वीप पे जो स्थलाकृति है वो जल विद्युत शक्ति के लिए हेतु भी बड़ी अनुकूल है, क्योंकि यहाँ अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग में बहुत सारे जलप्रपात बनाती हैं। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रायद्वीपीय पठार उपयुक्त दशाएं प्रदान करता है। विंध्यन की जो पहाड़ियाँ उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य एक प्राकृतिक जल विभाजन का कार्य करती हैं, जिसके कारण विंध्याचल के दक्षिण में स्थित भूभाग के लोगों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक जो है विकसित हुई है। और अगला जो इसका इम्पोर्टेंस है, पेनिनसुलर प्लेटो का एक मिनरल रिच रीजन है। काफ़ी छोटानागपुर का पठार देख लो, जितने भी रिवर बेसिन्स हैं, गोदावरी है, महानदी है, यहाँ पे भी आपको मिनरल्स और मिनरल ऑयल ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो जोग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली जो प्रायद्वीप का पठार है एक महत्वपूर्ण प्रदेश है भारतीय उपमहाद्वीप का।